नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा है, लिहाजा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनावों के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 9 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। तो मोदी सरकार का ये अंतिम बजट, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट होने वाला है और जाहिर सी बात है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और आप देखिए कि सुबह 11 बजे संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी ये कि लोक लुभावन बजट होने के साथ ही आप ये देखेंगे कि 2 महीने का ये बजट होगा और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे 2024-25 के लिए जुलाई में एक बार फिर नया बजट सामने आएगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे रतलाम से संवाददाता सुधीर जैन वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो सुधीर आपके पास आते हैं। लोक लुभावन बजट की बात तो जरूर कही जा रही है, लेकिन हम देख पाते हैं कि हर इंसान अपने लिए उस बजट में कुछ ना कुछ ढूंढता है कि उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो क्या राय है लोगों की, कैसी उम्मीदें इस बार के बजट की? रतलाम शहर के पास का एक गांव है और यहाँ पे बहुत बड़े किसान हैं और मेरे साथ में बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद है। उत्कृष्ट यहाँ पे खेती होती है और यहाँ पे सेव साड़ी और सोने के साथ ही स्ट्रॉबेरी, प्याज और लहसुन के लिए भी जो है रतलाम के ये किसान यहाँ पे खेती करते हैं। रतलाम की खेती बड़ी मशहूर है। सर, आज केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। एज अ किसान क्या चाहते हैं आप, क्या राहत की मांग आप करेंगे और कितनी उम्मीद है इस बजट से आपको? जी, राहत की मांग ये करेंगे कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो, क्योंकि जो मैं अमरूद की खेती करता हूँ, अमरूद पकाने में मुझे 26 रुपये प्रति किलो का खर्चा आता है और यहाँ से गुवाहाटी जब मैं ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज रहता है 20 रुपये किलो। 25, 26 और 20 मैंने 6 महीने में यहाँ पे 26 रुपये किलो का खर्चा हुआ और 20 रुपये 48 घंटे का खर्चा। तो जब यहाँ पर 40% पेट्रोल या डीजल में कटौती होगी तो ये हमें बहुत राहत मिलेगी। जो कस्टमर है जनरली उनको भी सस्ता मिलेगा, हमें भी राहत मिलेगी और माल भी अच्छा कटेगा। पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। सर, सस्ता होना चाहिए। इस बार जो है किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं कि शायद खबर है कि किसानों को खुश करने के लिए और खबर है कि राहत देने के लिए इस बार हो सकता है किसान सम्मान निधि बढ़ जाए, 6,000 से बढ़ा के शायद 9,000 करने की ऐसी कोशिश है। क्या लगता है आपको? किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए किसान को। किसी भी सरकार की नीतियां ही गलत है। फसल बीमा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो एक किसान एक बीमा होना चाहिए, जबकि ये अनावरी पे चलाते हैं। करोड़ों रुपए किसान बीमे के नाम पे जमा कराता है और कुछ चुनिंदा किसानों को ही उसका लाभ मिल पाता है। एक खेत एक बीमा, ये स्कीम चाहिए। सब्सिडी नहीं चाहिए। लागत मूल्य, एक कमेटी बनाकर हर फसल का लागत मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। लागत मूल्य अगर एमएसपी तय नहीं होगी तो ये किसान ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे। एमएसपी को लेके एक बड़ा सवाल हर बार उठता है कि एमएसपी होनी चाहिए। जरा आप बताएं, आप तो किसान है, एमएसपी को लेके क्या कहना चाहेंगे कि मिनिमम जो समर्थन मूल्य होना चाहिए फसल का, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समर्थन मूल्य किसान उसकी लागत का पूरा निकालना चाहिए आकलन। एक आयोग गठन होना चाहिए ताकि किसान की जो फसल का जो वास्तविक मूल्य, आज मजदूरी कितनी महंगी हो गई है, खाद कितना महंगा हो गया है, डीजल कितना महंगा हो गया, एमएसपी तय होना चाहिए भाई कि कम से कम गेहूं की कीमत 3 से 3,500 रुपये क्विंटल अगर होगी तभी किसान को पूर पाएगा। एमएसपी तो होना ही चाहिए। जरा आप किसानी करते हैं, इस बार बजट आने वाला अंतरिम बजट है ये केंद्र सरकार का, क्या उम्मीद है इस बार? क्या होना चाहिए किसानों के लिए, क्या होना चाहिए इस बार? भाव में खूब फर्क है। अब ये सोयाबीन 40-42 हो गए और गेहूं का मूल्य 3,000 ऊपर चाहिए। लागत कितनी आती है अपनी फसल करने के लिए, सोयाबीन की, गेहूं की फसल? तो लिखना पड़ेगा वो तो बिल्कुल सुधीर, वो रिवर्स आता है। जी बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर किसानों की ये मांग है कि उनका जो समर्थन मूल्य है वो सही किया जाए, क्योंकि एक किसान को हमने सुना बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने आंकड़े भी व्यक्त किए हैं कि क्यों उनको जरूरत है
एक प्राइस निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। सीधे रुक करेंगे, हमारे पास वासु भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। वासु, भोपाल वासियों की क्या राय है? आज जो 11 बजे संसद में बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें लेकर बैठे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो बजट आता है, सरकार का जो सालाना बजट होता है, उसका सीधा प्रभाव साल भर आपका जो बजट होता है, आम आदमी का जो बजट होता है उस पर पड़ता है। चाहे फिर महिलाओं के किचन की बजट की बात हो या फिर जो घर का एक बजट निर्धारित होता है जिसमें आपकी बच्चों की स्कूल की फीस होती है, आपके जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं वो शामिल होता है, किराने के जो सामान है वो शामिल होते हैं। और हर वर्ग इस बजट में अपने लिए कुछ ना कुछ तलाशता है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो। किसान की बात हमने रतलाम से अभी सुन रहे थे, या फिर रेल में यात्री करने वाले लोग हो, ये तमाम सारे लोग बजट में अपने लिए कुछ ना कुछ तलाशने का काम करते हैं। और मेरे साथ भी इस वक्त कुछ युवा साथी जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको भी इस पूरे बजट से बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि अच्छा रोजगार मिले, अच्छे शिक्षा के संस्थान खुले और अच्छे डेवलपमेंट हो। और इसके अलावा मेरे साथ स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो वो भी ये चाहेंगे कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इन सबसे मैं आपकी बात करा देता हूं। अभिनंदन, क्या देखते हो इस बजट में, क्या मिलना चाहिए यूथ को? इस बजट में यूथ को, आप जैसे बोले अभी स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो रेलवे की बजट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आम जन को फायदा होगा। वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाए जा रहे हैं, अमृत भारत ट्रेन चलाए जा रहे हैं। वंदे भारत में भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो दी जा रही हैं। और उम्मीद है कि जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए, वो वंदे भारत में सफ़र नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए स्लीपर कैटेगरी में वंदे भारत लाना चाहिए। और थोड़ा सा जो फेयर है वो सस्ता होना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत यूथ की होती है, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की। अभी तक सरकार जितने एम्प्लॉयमेंट खोजने में या देने में सफल हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और आगे क्या दिखते हैं? देखिए, जो आपने सही बात बोली कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है यूथ के लिए वो नौकरी होती है। मोदी सरकार अभी लास्ट 10 सालों में जो कह सकते हैं तो उतना सफल नहीं हो पाई है युवाओं को रोजगार देने में। इस साल हो सके तो 2024 में चुनाव है, तो इस बजट में सरकार रोजगार पर फोकस कर सकती है, एजुकेशन बजट में बढ़ावा कर सकती है, क्योंकि पिछले बार भी सरकार का एजुकेशनल बजट 68,000 करोड़ के आसपास था। तो इस बार भी उम्मीद है कि बजट में एजुकेशनल बजट में बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ही नेप जारी कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यही उम्मीद करते हैं कि बजट में सरकार नौकरी पर खासा ध्यान देगी। आप क्या करते हैं? मैं लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख पाते हैं यूनिवर्सिटी का? कितने आप लोगों को मौके मिलते हैं और क्या ऐसे और बड़े संस्थानों की ज़रूरत महसूस करते हैं आप देश में होना चाहिए बतौर युवा, जहाँ अच्छे पढ़ाई के मौके मिले? हाँ बिल्कुल, न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और देश के हर एक कोने में ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए। और इस पे सबसे बड़ी बात, हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अभी जो नेक की टीम हमारी आई उसमें हमें A+ की ग्रेडिंग मिली थी, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बढ़िया है। लेकिन फिर भी पूरे देश में न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलना चाहिए, क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात जो फिजिकल डेफिसिट है, जितनी भी हमारी सरकार है अगर घाटे में जाएगी, जिसके चलते हमारा जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेट कर सकता है। तो फिजिकल डेफिसिट भी एक कॉज है इन्फ्लेशन का। तो मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा सरकार इस बजट में जो इंटरिम बजट है वो सबसे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट पे एम्फेसाइज करे। और दूसरे जो हमारे जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उसमें डिडक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो इनकम से वो हमारी जो क्या बोलते हैं एजुकेशन भी बिल्कुल वासु, आपको रोकना चाहेंगे। और साथ ही हमारे साथ रायपुर से तनु वर्मा भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तनु, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और उनसे पूछें, आपके साथ जो खास मेहमान हैं उनसे पूछें कि जो बजट सामने आ रहा है ये तो सिर्फ 2 महीने का ही बजट होगा, क्योंकि जुलाई में आगामी जो 1 साल का बजट होगा वो फिर से जारी होगा। तो ये शॉर्ट टर्म के बजट में क्या कुछ उम्मीदें इनको बनी हुई हैं? से खास उम्मीदें हैं, लेकिन देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को इस बजट से खासा उम्मीदें होती हैं। और इस वक्त मेरे साथ देश की आधी आबादी यानी महिलाएं मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर उनको इस बार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। अंतरिम बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या चाहती हैं कि क्या कुछ घोषणा सरकार करे? जी, मैं चाहती हूँ कि मिडिल क्लास के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए इस बार के बजट में।
मिडिल क्लास अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है तो एजुकेशन पर उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और स्पेशली उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, इमरजेंसीज़ के लिए अपने बजट को बचा के रखना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ इन दोनों चीज़ों में उनको थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा मिलनी चाहिए ताकि उनकी सेविंग्स हो सके। साथ ही मैं चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लास्ट ईयर मेंटल हेल्थ को लेकर स्कीम आई थी, लेकिन उसका फ़ायदा महिलाओं को मिलता दिख नहीं रहा है, तो उसके ऊपर और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तमाम तरह की घोषणाएं सरकार हर साल करती है, महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस बार आप क्या कुछ अलग चाहती हैं? सबसे पहले जी न्यूज़ 18 को मेरा जय सिया राम। मैं यही बोलूँगी क्योंकि चूँकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेडिकल इश्यूज़ तो मतलब आई थिंक सबको होना चाहिए, चाहे वो गरीब वर्ग का हो या अमीर वर्ग का हो, सबको एक बराबर फैसिलिटी देने से ये है कि बहुत अच्छे से हम हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब गरीब लोग होते हैं, वो किसी को बड़ी बीमारी होती है तो वो बेचारा इस चीज़ में पिस जाता है कि वो उसका ट्रीटमेंट कैसा ले। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि बजट में चाहे वो अमीर वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, एक बराबर इक्वल बजट होनी ही चाहिए सबके लिए। और बाकी मेट्रो की मैं ये बोलना चाहूँगी, मेट्रो सिटीज़ वगैरह में कि जितना अच्छा से मतलब लड़कियों के लिए सुरक्षित बिल्कुल सरकार को करनी चाहिए, ताकि वो अकेले यदि घूमती है तो ये ना हो कि वो उनके मन में ये ना डर होना चाहिए कि मतलब मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मेरे साइड से तो ये सुरक्षा लेडीज़ के लिए होनी ही चाहिए। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप क्या चाहती हैं कि क्या कुछ घोषणाएं सरकार करे? देखिए, पूरे देशवासियों को जय श्री राम। पहले तो अभी हमारा जितना खर्चा पूरा महीने का होता है, उससे डबल खर्चा स्कूल में होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्कूल फीस को कम करें, और किचन के जो हमारे ग्रॉसरीज है, ये भी हमारे बजट से पूरे बाहर जाते जा रहे हैं। थोड़ा अब क्या होता है, गरीबों को तो फ्री में मिल जाता है चावल, पैसे जो रिच हैं उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सब में बीच में आते हैं मिडिल क्लास को फीस भी देना है, किचन का भी करना है, और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब भी। तो मिडिल क्लास हर चीज़ में पीछे होते जा रहे हैं। तो थोड़ा उनके ऊपर बेटर अगर बजट आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल तनु, यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबकी अपनी अपनी राय है, और जैसा कि हमने सुना भी, एक जो महिला बता रही हैं, इनका ये कहना है कि वाकई में जो गरीब वर्ग है उनको तो सरकार की तरफ से राशन मिल जाता है, जो रिच हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं, और वाकई में कहीं ना कहीं जो राशन है उसमें कुछ कमी की उम्मीद ये महिलाएं जता रही हैं। सीधे रुख करेंगे बिलासपुर से संवाददाता उमेश मौर्य भी जुड़े। उमेश, आगामी बजट, लोक लुभावन बजट की बात कही जा रही है, उम्मीदें बेशुमार हैं, देखना है कि संभावनाएं हकीकत में कितनी तब्दील होती हैं। अब पूछिए कि क्या क्या उम्मीदें बनी हुई हैं। इस वक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ मौजूद हूँ, और इनकी लगातार ये मांग रही है कि इनकी जो समस्याएं हैं वो पूरी हो। क्या कुछ समस्या और क्या कुछ बजट में ये चाहते हैं, इनसे ही सीधे जानते हैं। आप ये बताइए कि अंतरिम बजट पेश किया जाना है आज, किस तरीके से उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, कल की बजट अभिभाषण में सरकार का जो रोड मैप आवश्यक तैयार की गई है, उससे पता चलता है कि गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन इन सारे चीज़ों के लिए सरकारी कार्यान्वयन का, रोजगार कार्यान्वयन का यदि कोई मार्गदर्शन सही तरीके से करता है तो कर्मचारी और अधिकारी करते हैं। इस बजट से कर्मचारी, देश के राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन बढ़ती महंगाई के दौर पे हमारे अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उनके जो आयकर की वृद्धि का जो दर है उसको बढ़ाया जाए, 7.5 लाख 8 लाख जो है उसको 10 लाख किया जाए। इसके साथ ही साथ हमको ये देखने में आया कि इस दौरान कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ता में बहुत सारी विविधीकरण रहता है। अभी हमारे प्रदेश में 3 प्रकार की महंगाई भत्ता है। केंद्र सरकार के साथ साथ हम राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी चाहेंगे, जैसे ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, राज्य सरकार भी उसी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन ये बहुत दिनों से दौरान में देखने आया है कि महंगाई भत्ते की दर में विषमता रहती है। इसको राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ साथ पूरी करे। और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि जैसे कि हम राज्य पेंशन एनपीएस तो लागू किया गया, लेकिन उसको अभी तक ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। तो राज्य सरकार के कर्मचारी चाहते हैं कि केंद्र सरकार के जो 2004 से पेंशन को बंद किया गया है, इसको भी लागू किया जाए। पेंशन को बंद किया गया, उसको लागू किया। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? पूरा उम्मीद है
किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो महंगाई है वो पूरा काफ़ी बढ़ा हुआ है, चाहे पेट्रोल का हो, डीजल का हो, चाहे किसी, अगर उनके दाम बढ़ने से पूरी जो अन्य जो सामग्री उसका भी दाम बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हमारे जो कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उनसे एक उम्मीद है कि जैसे कि अब डबल इंजन की सरकार का बात हो रहा है, तो भाई एनपीएस जैसे जो लागू किया है उसको राज्य सरकार ने बंद कर दिया है और यहाँ ओपीएस लागू कर दिया। जब ओपीएस लागू है, ये सही क्रियान्वयन नहीं हुआ है। पहले आपका कांग्रेस सरकार था, अभी सरकार तख्ता पलट गई है, अब बीजेपी सरकार आई है, तो देखते हैं अब उसमें क्या है। लेकिन हमारा कहना है कि जब पूरे देश में इसके बड़े मतलब कि हड़ताल हो रहा है, पूरे देश भर के कर्मचारी दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, सभी राज्य के कर्मचारी चाहते हैं कि एनपीएस बंद कर ओपीएस लागू किया जाए। जब विधायक मंत्री सबके लिए पेंशन लागू है, तो कर्मचारी 37 साल 40 साल सेवा करने के बाद में बिल्कुल पेंशन की पात्रता। उमेश, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, और ये कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाई जा रही हैं। आप देखेंगे कि संसद में मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई थी, और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रिमझिम बारिश का दौर ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम तैयारियाँ, और तैयारियों के बीच में आज 11 बजे काउंटडाउन भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1 घंटे 47 मिनट अभी आपको इंतज़ार करना होगा। 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाना है। तमाम जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर लिया गया है, और आगे भी प्रक्रियाओं के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बजट 2024 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश होने वाला है, तो बहुत ही खास मौका उन सभी के लिए जो कि इससे काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, और देखना है कि बजट में सौगात के रूप में कहां कहां बारिश होती है, किसको कितनी राहत मिलती है। और जैसा कि आपने सुना भी, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि एनपीएस जो लागू किया गया है उससे तो उनको उतना फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है। उनको जो 2004 में पेंशन बंद की गई है, पेंशन देने की जो स्कीम है वो जो बंद की गई है, उसको दोबारा से चालू किया जाना चाहिए। और साथ ही कर्मचारी एक और मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई भत्ता है वो केंद्रीय कर्मचारियों का और राज्य स्तरीय कर्मचारियों का अलग अलग है, उसे बैलेंस किया जाना चाहिए। आप सभी लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे हम कुछ जानकारी लेंगे। जहां पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं बजट पर, वित्त मंत्री आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बजट में ज्ञान फॉर्मूले पर सरकार का फोकस होगा। क्या है ये ज्ञान फॉर्मूला और किन क्षेत्रों में जनता को मिल सकती है राहत, रिपोर्ट देखिए पहले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट यानी कि वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी। चुनावी साल होने के कारण ये पूर्ण बजट नहीं होगा, इसे टेम्परेरी फाइनेंशियल प्लान या फिर वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। अब सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। अब सवाल ये है कि आखिर इस बजट में क्या खास होने वाला है, बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं और बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बजट में GYAN फॉर्मूला दिखाई दे सकता है, यानी गरीब, युवा
अन्नदाता, नारी शक्ति और किसान। अंतरिम बजट का बड़ा फोकस महिला किसानों पर हो सकता है। महिला किसानों की सम्मान निधि दुगुनी हो सकती है, यानी महिला किसानों को मिलने वाली रकम 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। इसके साथ साथ उनको कर्ज भी दूसरों के मुकाबले 1% सस्ती मिलेगी। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता रहेगी। किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा की स्कीम भी संभव है। वहीं दूसरी ओर पुरुष किसानों को हर साल मिलने वाली राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का ऐलान किया जा सकता है। इस तरह अन्नदाताओं को अब 3,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। इस साल युवाओं के लिए बजट में कई अहम ऐलान हो सकते हैं। स्किल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने बजट के पिटारे से कुछ खास पेशकश कर सकती है। इस बार युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए खास प्रावधान मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। टैक्स में छूट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ प्रावधान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी सरकार विशेष घोषणा कर सकती है। युवाओं के लिए सरकार खेलो इंडिया योजना में भी थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें भागीदारी मिल सके। रियल एस्टेट सेक्टर को इस अंतरिम बजट से आर्थिक सुधार और विकास के साथ ढेर सारी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स ये मानकर चल रहे हैं कि वित्त मंत्री रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लेकर आएगी। इसके साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाता है और इससे सेक्टर को राहत मिलेगी। उन्हें इस बार के बजट में होम लोन के टैक्स दायरे को बढ़ाने के साथ साथ इस सेक्टर को उद्योग का भी दर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने की अनुमान है। कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के अंडर जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, उन्होंने कंट्री को बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। माना जा रहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम, समान ब्याज दरों और आयकर में छूट से रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में गरीबों के लिए अहम ऐलान किए जा सकते हैं। अंतरिम बजट में नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया जा सकता है और माना जा रहा है कि इसके लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं मनरेगा का जो बजट 60,000 करोड़ है, उसे बढ़ाकर 85,000 करोड़ तक कर दिया जा सकता है। वहीं मुफ्त गैस सिलेंडर 75 लाख और महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की रह सकती है। यानी इस बजट में किसान, गरीब, महिला और युवा सभी के लिए कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।